अगर रिजवान अहमद रुदाली कुमार की तरह या किसी राठी की तरह या किसी की तरह अपनी नॉलेज पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी ओरेटरी पर, अपने एजुकेशन पर मुसलमानों को खुश कर रहा होता और नरेंद्र मोदी के खिलाफ होता, तो आज मीडिया और सोशल मीडिया और पॉलिटिकली तीनों जगह आज जहां हूं उससे कहीं ऊंचे पायदान पर होता। यह है इस देश में जाहिलों का और सेकुलर्स का और लिबरल्स का इकोसिस्टम, जो अफसोस है कि हमें इस प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल रहा है। और शायद हमें फॉलो करने से पहले भी आप लोग 10 बार सोचते हैं। और कुछ ऐसे आप लोगों में नाली छाप हैं जो हम पर इल्जाम लगाते हैं कि भैया आप तो कंटेंट क्रिएट करते हो हिंदू को खुश करने के लिए। तो देखो साथियों, मेरी कहां की बोली बात कहां जुड़ती है। बहुत दिन पहले या कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि बस मुसलमान को खुश करने के लिए या मुसलमान होने के लिए तुम नरेंद्र मोदी और योगी को टारगेट कर दो, उसके आगे मुसलमान अंधा भी हो जाता है और बहरा भी हो जाता है। बोला था ना कि अगर इजराइल में या यहूदी नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए तो हमारे देश के मुसलमान यहूदियों के साथ हो लेंगे, इजराइल के साथ हो लेंगे। तो देखो साहब, हमारे भाई नसरुद्दीन शाह साहब ने मुसलमानों को कैसा थप्पड़ मारा। हाय 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 भैया, बड़ा जोर का थप्पड़ मारा है। पहले भी एक बार मारा था कि मैंने अपने बच्चों को इस्लाम से दूर रखा, उसके बाद भी मारा था जब अपने ड्रग्स के किस्से सुनाए थे, और आज फिर मारा है यार। लेकिन नसीर इन मुसलमानों को एज एन इंटेलेक्चुअल, एज अ कमेंटेटर मंजूर है, कबूल है, कबूल किया कबूल किया कबूल किया। क्योंकि उस थप्पड़ के साथ जब नसीर साहब जैसे इस लल्लन टॉप के इंटरव्यू में, भाई इंटरव्यू आजकल काफी चल रहे हैं ना, वो ताज डिवाइडेड बाय ब्लड आई है, तो जगह जगह घूम घूम के बकवास कुछ ना कुछ करनी है कि कंट्रोवर्सी बने। तो साहब नसीर ने पहले तो मुसलमानों को बहुत जोर का थप्पड़ मारा यार, पूरे मजहब की छींचा लीदर कर दी। सही बता रहा हूं मुसलमानों, कभी मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं ऐसी बात कभी बोलूंगा। ना 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 ना, मैं बड़ा पक्का वाला मुसलमान हूं। और हाँ, लोग समझते हैं मैं मुसलमानों तुमसे चिढ़ता हूं या नफरत करता हूं। हकीकत यह है कि मुसलमानों मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। इसलिए मेरा दिल दुखता है जब तुम अपनी गलती की वजह से नुकसान उठाते हो और टारगेट करे जाते हो अपनी गलतियों की वजह से। मेरा दिल दुखता है जब तुम कुरान शरीफ को या हदीसों को सही तरह से इंटरप्रेट नहीं करते हो और दो दो कौड़ी के लौंडे यूट्यूब पर आकर तुम्हारे मजहब का मजाक उड़ाते हैं और तुम मेरी बात नहीं समझते हो। और हिंदू भाइयों, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप में से 1% मूर्ख यह समझता है कि मैं हिंदू के पक्ष की बात करता हूं। और मेरे सम्मानित सच्चे स्नातनियों की बात कर रहा हूं, ढोंगी की, फेक की बात नहीं कर रहा हूं। क्या आपको यह लगता है कि मैं हिंदुओं के पक्ष की बात करता हूं? मैंने कभी मेरे भाइयों हिंदुओं के पक्ष की बात नहीं करी। ज्ञानवापी का एग्जाम्पल उठा लो, मैंने कहा भैया बच्चे को लेके कंफ्यूजन है, डीएनए टेस्ट करा लो, जिसका बच्चा है उसको दे दो, काहे फजियत कर रहे हो। मैंने कब मुसलमानों से कहा कि इस जगह को छोड़ के इसको हिंदुओं के हैंडओवर कर दो। और यही खिलाड़ियों की बात है मेरे भाइयों। तुम जाहिलो, रुदाली कुमार को फॉलो करने वालों और बहुत से हिंदुओं जो मुझे उसके नाम पर ट्रोल कर रहे हो, यार तुम ये कहते हो कि भैया तू रुदाली कुमार कभी नहीं हो सकता। यार मैंने कब कहा मैं रुदाली कुमार हो सकता हूं? उसके पीछे 30-35 साल का एक्सपीरियंस है भाई। मैं तो पत्रकार तक नहीं हूं, मेरे पास जर्नलिज्म का कोर्स भी नहीं है, लेकिन बोलना आता है और एक सही सवाल पूछने आते हैं। और यही बात खिलाड़ियों को लेके अभी कल परसों ये हुआ कि पॉक्सो जिस लड़की ने लगाया तो वो अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर रही है। अब यहां पर मैं वाह वाह करने लगूं, देखो खिलाड़ी झूठे साबित हो गए, चोर हैं, पॉलिटिकल हैं,
ये है, एजेंडा है। मुझे ये सब कुछ नहीं बोलना यार, समझदार आदमी हूं। कोई वापस करे मुकदमा ना करे, कुछ हो, जो दिल्ली पुलिस इंक्वायरी कर देगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सत्य होगा। जो गलत होगा वो जेल जाएगा, जो गलत नहीं होगा वो जेल नहीं जाएगा। अब ये बात बताओ, ये किसके पक्ष की है? किसी के पक्ष की नहीं है, सत्य की पक्ष की है। मूर्ख समझते हैं मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, और मूर्ख समझते हैं कि मैं हिंदुओं के पक्ष की बात करता हूं, हिंदुओं को खुश करने के लिए। तो सबसे पहले सुनते हैं कि नसीर साहब ने मुसलमानों को बहुत कस के रहपटा मारा है। रहपटा सुनो क्या मारा है। मजहब का झंडा लिए हुए, मजहब का झंडा लिए हुए। आगे सुनो। आखिरत की फिक्र है लोगों को, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी नहीं। आखिरत की फिक्र है दुनिया को, लोग दुनिया में क्या हो रहा है इसकी फिक्र नहीं। लेकिन तुम लोगों को, मुसलमान भाइयों जो अच्छे हैं और गाली देने वाले, गटर छापो। जब तक ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज को टारगेट करते रहेंगे तो मुंह पर थप्पड़ खा के भी कहोगे कि क्या फर्क पड़ता है, अपना भाई था, मुंह पे थप्पड़ मार के चला गया। अरे नसीर तो तुम्हारे मजहब पर थप्पड़ मार के चला गया यार, लेकिन तुम उसे तब भी माफ कर दोगे। मैंने तो नाउज़ुबिल्लाह आज तक मजहब को ना थप्पड़ मारा है, ना इंशाअल्लाह अपनी मौत तक मारूंगा। सुनो, मैं जन्नत जाऊंगा कि नहीं, मैं ऊपर वाला मेरे अच्छे कर्म नोट कर रहा है कि नहीं, मैं जन्नत जाऊंगा या नहीं, ऊपर वाला मेरे अच्छे कर्म नोट कर रहा है नहीं। यहां मजाक उड़ रहा है मुसलमानों तुम्हारा, तुम्हें जूते मारे जा रहे हैं, थप्पड़ नसीर द्वारा। लेकिन तुम्हारी एक ही शर्त है, मोदी की खिलाफत करते रहो, हमें थप्पड़ मारते रहो, क्या फर्क पड़ता है। आगे सुनो, ये थप्पड़ों का सिलसिला भी खत्म नहीं होगा। सुनो, ये तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफी की लगी कि अल्लाह में बैठे हुए हैं ऊपर, वाह, हर एक को देख रहे हैं, वाह, के बारे में नोट कर रहे हैं। फुर्सती कहाँ होगी मुझे जब 5-6 साल की उम्र में ये कहानियां मुझे बताई जाती थी, और अब तो खैर बिल्कुल ही मैंने आई एम अ लैप्स्ड मुस्लिम, आई एम अ लैप्स्ड मुस्लिम। पड़े थप्पड़ तुम लोगों के मुंह पर, लेकिन तुम्हें लैप्स्ड मुस्लिम मंजूर है। गुनाहों और अच्छे कामों का हिसाब करने का कंसेप्ट का मजाक उड़ाने वाला कंसेप्ट है, तुम्हें मंजूर है, क्योंकि वो मोदी के खिलाफ है। और इसीलिए आज का वीडियो नसीर साहब की जो इल्म है उसमें इजाफा करने के लिए है। उनको नजर है, मैं अपने जरिए से उनको ये वीडियो पहुंचा दूंगा, आप भी पहुंचा दीजिएगा। लेकिन थप्पड़ बड़ा जोर का पड़ा है मुसलमानों आज नसीर के हाथों। लेकिन नसीर का थप्पड़ भी तुम्हें शाबाशी लगता है जब तक वो नरेंद्र मोदी और योगी की नीतियों को टारगेट करता रहता है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे है जनाब? इससे पहले मैं आगे चलूं और आज के वीडियो को नसीर साहब को उनके इल्म में इजाफा करूं, तो भैया ये मत समझ लेना कि जो मैं नसीर साहब के इल्म में इजाफा कर रहा हूं, मैं हिंदुओं को, मूर्ख को ये ना समझ लेना मैं खुश करने की सोच रहा हूं या मुसलमानों के खिलाफ हूं। तो रुदाली कुमार के प्रोग्राम पर मैं रिएक्शन वीडियो नहीं बनाता हूं। रिएक्शन वीडियो बच्चे और लौंडे बनाते हैं, किसी के साथ सर यूं यूं हिला के कि दूसरे सेलिब्रिटी के नाम पर उनको भी कुछ 100, 200, 500 व्यू मिल जाएं। लौंडे बनाते हैं, छोटी छोटी लड़कियां बनाती हैं। चलने दो, उनकी दुकान चले उनकी किस्मत, ना चले उनकी किस्मत। हम रिएक्शन वीडियो नहीं बनाते, हम लाइन पर लाइन उसे काउंटर करते हैं। रिएक्शन वीडियो और काउंटर वीडियो में फर्क करना सबको पता होना चाहिए। मैंने बोला 10 साल में 835 लोग मरे, और परसों का एक्सीडेंट छोड़ के नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में 5 साल में 40 लोग मरे। यहां मुझे गलत साबित करना है तो बताओ। और जब 835 लोग मरे थे, कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था ये बताओ। मुद्दे की बात करो मुझसे जाहिलों। मुझे यह मत समझाओ कि रवीश मुझसे बहुत बड़ा है, मैं 2% का हूं, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। मुद्दा बताओ कि कौन सी लाइन रिजवान अहमद ने गलत बोली है। तुम्हारा रुदाली कुमार इतना जाहिल आदमी है,
बता दूं, कल के प्रोग्राम में कोई भी आदमी ये बात नहीं पकड़ पाया। मैं वेट कर रहा था कि किसी कमेंट में ये आ जाए, और मैंने अपने दोनों एडमिन्स को बोला था कि इस तरह का कोई कमेंट आए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा हम अक्सर ले लेते हैं, पर किसी का भी कमेंट नहीं आया। रुदाली कुमार इतने सेंसिटिव मैटर में, अब समझना पत्रकारिता क्या होती है और रिजवान अहमद का दिमाग क्या है। रुदाली कुमार तुम्हारा जाहिलों का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार इतने सेंसिटिव मैटर में तुम लोगों को यह बता रहा है कि लड़कियों ने एफआईआर में क्या लिखा है किसी दूसरे पेपर की मार्फत। यानी रुदाली कुमार अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा है इंडियन एक्सप्रेस के नाम पर कि इंडियन एक्सप्रेस ये लिख रहा है कि एफआईआर में क्या लिखा है। पत्रकारिता सेंसिटिव सब्जेक्ट पर वो होती है कि रुदाली कुमार को पूर्ण सत्य एफआईआर जो हुई थी वो दिखानी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि उसमें क्या लिखा है, ना कि किसी पेपर की रिपोर्ट को सत्य मान के बता दिया और आरोप ऐसे ऐसे बता दिए जो हास्यास्पद हैं। तो तुम्हारे रुदाली कुमार को जर्नलिज्म का जे तक नहीं पता है कि सेंसिटिव सब्जेक्ट की एफआईआर आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं बताई जाती है, सुनी सुनाई पेपर की खबर पे नहीं बताई जाती है, तभी बताई जाती है जब एफआईआर तुम्हारे पास हो। तो आया समझ में जर्नलिज्म क्या होता है। अब आगे पढ़ते हैं, नसीर साहब को भारत के बारे में ज्ञान देते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, ये मत सोचना हिंदुओं को खुश कर रहा हूं या मुसलमानों के खिलाफ हूं। ऐसे ऐसे जाहिल और ऐसे ऐसे मूर्ख मुझे जिंदगी में मिले हैं जिनका दिमाग इसके आगे चलता ही नहीं है। सुनो नसीर साहब क्या बोले, और ये देखना किस तरह से इस क्वेश्चन को प्लांट किया गया। जबरदस्ती इंटरव्यू देखना लल्लन टॉप का, इस सब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं था, इस टॉपिक का उस इंटरव्यू में कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन जानबूझ के प्लान किया गया क्योंकि नसीर साहब को यह बोल के जाहिलों को खुश करना था। किनको खुश करना था? जाहिलों को खुश करना था, गटर छापों को खुश करना था। अब सुनो नसीर साहब भारत के बारे में क्या बोले। क्या करे ठीक ठीक आदमी जो इन सारी आइडेंटिटीज के बीच जी रहा है। वो थोड़ा सा हिंदू थोड़ा सा मुसलमान है। साइंस पढ़ना या पढ़ाना, क्वेश्चन क्रिएट किया जा रहा है, यहां पर क्वेश्चन क्रिएट किया जा रहा है पहले की सेटिंग में कि आप इस तरह से एक सवाल पूछेंगे क्योंकि मुझे अपने पेट की गैस निकालनी है, मुझे जाहिलों को इस इंटरव्यू में खुश करना है। पहले मैं थप्पड़ मार चुका हूं, थोड़ा सा मरहम लगाना है, लीपा लगाना है। अब आगे सुनो कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट किया गया। चाहता है अपने बच्चों को मुझसे समझ में आ जाए कि तरक्की का रास्ता यही है, तरक्की का रास्ता। साइंस पढ़ना चाहता है पर साइंटिफिक टेम्परामेंट लाने को राजी नहीं। साइंस पढ़ना चाहता है पर साइंटिफिक टेम्परामेंट लाने को राजी नहीं है। जाहिलों, मूर्खों, ये रिएक्शन वीडियो नहीं है, ये काउंटर वीडियो होते हैं। और आज नसीर साहब को, अपने बड़े भाई को जिनसे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था, इनकी अम्मी से तो खास तौर से बेपनाह मोहब्बत करता था, बहुत रहती थी वो हमारे यहाँ, एक साल में कम से कम 3 महीने के लिए जब नसीर साहब शूटिंग्स पे जाते थे या कहीं बाहर जाते थे, वो हमारे यहाँ ही आती थी रहने के लिए। लेकिन आइडियोलॉजी के दम पर और नैतिकता के दम पर साहब हमने भी अपने बड़े भाई से अपना रिश्ता खत्म कर लिया और विद रिस्पेक्ट वीडियो बना के बोल रहा हूं कि साहब हमारा भाई मुसलमानों को थप्पड़ बहुत मारता है, पर अकलमंदी वो करता है जो शायद रिजवान अहमद ने नहीं करी। आगे जाके हल्के से नरेंद्र मोदी की बुराई कर देता है, मुसलमान खुश हो जाते हैं। और गटर साहब मुसलमानों जो तुम मुझसे ये कहते हो और बहुत से हिंदू भाई जो ये सोचते हो कि मैं हिंदुओं को खुश करने के लिए बोल रहा हूं, अगर रिजवान अहमद रुदाली कुमार की तरह या किसी राठी की तरह या किसी की तरह अपनी नॉलेज पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी ओरेटरी पर, अपने एजुकेशन पर मुसलमानों को खुश कर रहा होता और नरेंद्र मोदी के खिलाफ होता, तो आज मीडिया और सोशल मीडिया और पॉलिटिकली तीनों जगह आज जहां हूं उससे कहीं ऊंचे पायदान पर होता। यह है इस देश में जाहिलों का और सेकुलर्स का और लिबरल्स का इकोसिस्टम, जो अफसोस है कि हमें इस प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल रहा है। और शायद हमें फॉलो करने से पहले भी आप लोग 10 बार सोचते हैं। और कुछ ऐसे आप लोगों में नाली छाप हैं जो हम पर इल्जाम लगाते हैं कि भैया आप तो कंटेंट क्रिएट करते हो हिंदू को खुश करने के लिए। अफसोस की बात है। आगे सुनते हैं क्या कहा गया है। बिल्कुल। और वापस साइंस की बजाय सुपरस्टिशंस में हम लोग वापस जा रहे हैं कि साइंस के बजाय हम सुपरस्टिशंस में वापस जा रहे हैं। अब ये प्लांटेड क्वेश्चन था, भाई को हमारे गैस निकालनी थी, अब गैस निकलनी शुरू होगी मोदी की पॉलिसी के खिलाफ, मोदी की गवर्नमेंट के खिलाफ, जिससे जाहिल कुछ हो जाएंगे। इससे पहले जो मुसलमानों को थप्पड़ मारा गया है अल्लाह के नाम पर,
उसको भूल जाएंगे। आगे चलो। इससे कैंसर भी क्योर हो जाएगा, इसमें हवाई जहाज भी उड़ेगा, इससे ये भी होगा, इससे वो भी होगा। साइंस तो उनको चार्ल्स डार्विन को तो निकाल दिया जी। अब मुसलमान खुश हो रहा है अब जाहिल खुश हो रहे हैं। फिर पता नहीं क्या आपको समझाया जाएगा। अब इसरो के जो हेड हैं वो फरमा रहे हैं। इससे हमारे जाहिल अब बहुत खुश हो जाएंगे। जो अल्लाह मियाँ के नाम पर मुंह पर थप्पड़ मारा है, जन्नत के नाम पर, नेक अमालों के नाम पर, गुनाहों के नाम पर, उसके हिसाब के नाम पर नसीर ने अभी मारा है, अभी सुनाया है, उसको भूल जाएंगे। सुनो, अब मियाँ जाहिल भाई बड़े खुश होने जा रहे हैं क्योंकि नसीर ने इसरो के हेड पर यानी नरेंद्र मोदी सरकार के किसी एक वरिष्ठ आदमी पर सवाल उठा दिया है। I think she's a lady कि ये सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज पुरानों में है। वाह। और वेस्ट वाले बिला वजह इन सब चीजों का इनको कितनी खुशी हुई होगी ये सुनकर जो इसरो के चीफ का और भारतीय संस्कृति के ज्ञान का मजाक उड़ाया गया है। आज का वीडियो उसी पर है। भारत की संस्कृति के ज्ञान की एक बूंद बराबर आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बूंद बराबर, अ ड्रॉप इन द ओशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो नसीर साहब की नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। और जाहिर बात है मेरा वीडियो उन तक आराम से हमारे अपने सर्किट से पहुंच जाएगा, आप भी पहुंचा दीजिएगा। तो एक बूंद लेके आया हूं भारतीय संस्कृति की। पर भैया फिर से बता रहा हूं, मूर्खो ये ना समझ लेना ये किसी धर्म को या हिंदू को खुश करने के लिए, ये सत्य है, इस मारे तुम्हारे सामने लेके आया हूं। हाँ तो साहब, भारतीय संस्कृति की साइंस को हल्के में लेने वालों, इसरो के चीफ का मजाक उड़ाकर अपनी गैस निकालने वालों और जाहिलों को खुश करने वालों, बूंद लेके आया हूं भारतीय संस्कृति की तुम्हारे लिए। एक बूंद जो नसीर और नसीर जैसे लोगों को कि इल्म में इजाफा करेगी। सिर्फ अच्छी इंग्लिश बोल लेना और 200 किताबें या 100 किताबें पढ़ लेना ये आपको टेक्निकली एजुकेटेड नहीं बनाता है। तो चलिए साहब, नसीर साहब के और जाहिलों के इल्म में इजाफा करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं, वी ओ अ लॉट ऑफ टू द इंडियंस हु टॉट अस टू काउंट विदाउट विच नो वर्थवाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। टी.एस. इलियट बोलते हैं, इंडियन फिलोसोफर्स subtleties make most of the great European philosophers look like school boys। फ्रांसिस वोल्टायर बोलते हैं, I am convinced that everything which has come down to us from the banks of Ganga। अगला बोलते हैं, the Vedas was the most precious gift for which the West have been indebted to the East। वेदास का जिक्र। In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishad। It has been the solace of my life and it will be the solace of my death। They are the product of the highest wisdom। After the conversations about Indian philosophy, some of the ideas of quantum physics that has seemed so crazy suddenly made much more sense। Irwin बोलते हैं, the only solution to this conflict is so far as any is available to us at all lies in the ancient wisdom of the Upanishad। ये मैं नहीं बोल रहा हूं जी। One has the feeling that the thinkers of the East knew it all, and if we could only translate the answers into our language, we would have the answers to all our questions। I like to think that someone will trace how the deepest thinking of India made its way to Greece and from there to the philosophy of our times। One sentence of Vedas is worth the state of Massachusetts many times over। India is the land of religion, cradle of human race, birthplace of human speech, grandmother of legend, great grandfather of mother of tradition, the land that all men desire to see, and having seen once, even by a glimpse, would not give that glimpse of for the shores of the rest of the globe combined। Our most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India। I got into the Upanishads to ask
questions. The atomic structure of matter is mentioned in the Hindu treatises Vishika and Nyaya. There is no language of the world, even Greek, which has the clarity and the philosophical precision of Sanskrit. 24 centuries before Isaac Newton, the Hindu Rig Veda asserted that gravitation held the universe together. The Sanskrit-speaking Aryans subscribed to the idea of the spherical earth in an era when the Greeks believed it to be flat one. The Indians of the 5th century AD calculated the age of earth as 4.3 billion years. Scientists in the 19th century of England were convinced that it was 100 million years. India could conceive for the universe in terms of billions rather than in terms of thousands of years, prevalent in early Western culture. The Indians came close to modern ideas of atomism, quantum physics, and other current theories. India developed very early enduring atomist theory of the matter. The conception of the world as deduced from the Vedas and chiefly from the Upanishads is indeed astounding. कि मैंने आपसे बताया था कि एक बूंद लेके आ रहा हूं स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब जी एप्पल का नीम करोड़ी बाबा से क्या रिश्ता था और वो भारत आके उनसे क्या ज्ञान लेके गया था, जिसके बाद स्टीव जॉब ने पहला कंप्यूटर का क्रिएशन किया, पर्सनल कंप्यूटर का। ये बात नसीर साहब को, द इंटेलेक्चुअल को नहीं पता है और बहुत से जाहिलों को नहीं पता है। तो आज के इस प्रोग्राम में भारत के ज्ञान, साइंटिफिक ज्ञान, जिसका मजाक नसीर साहब उड़ा रहे थे, एक बूंद बराबर जवाब दिया है। अगर इसके पन्ने खोलने शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैं व्हाट्सएप वाला भारतीय नहीं हूं, मैं सोशल मीडिया वाला भारतीय नहीं हूं, ना मैं सोशल मीडिया वाला, ना मैं मौलाना वाला मुसलमान हूं, ना मैं सोशल मीडिया वाला और व्हाट्सएप वाला और यूट्यूब वाला हिंदू हूं। मैं पूर्णतः भारतीय हूं, जिसे गर्व है इस संस्कृति पर, क्योंकि मैंने संस्कृति पढ़ी है। और जो सत्य है और सत्य को छुपाना और उसको झूठ बोलना, कम से कम जितना मैंने पढ़ा है, मेरे इस्लाम के खिलाफ है। और चलते चलते साथियों, ये दुर्भाग्य है संस्कृति का कि लगभग 1100-1200 साल ये संस्कृति खंडित करी गई, ये ज्ञान, ये विजडम, ये नॉलेज खंडित किया गया, ये लूटा गया। ये संस्कृति आज से 1100 साल पहले से हिंदू, मुसलमान, आक्रांता, अंग्रेज, मंदिर, मस्जिद, इसी में उलझ के रह गई, जो एक इर्रिपेरेबल लॉस था और इर्रिवर्सिबल लॉस था। और आज मैं इस वीडियो के जरिए हिंदुओं को समझाना चाहता हूं, ये भारत मूलतः तुम्हारा है। इस संस्कृति को पुनः जिंदा करो, अपने देश को, अपनी जीडीपी को, इस हिंदू राष्ट्र को, इस सनातनी राष्ट्र को, मैं कहूंगा हिंदू से ज्यादा, इसको फिर से पुनः एक बार जिंदा करो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।